चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं बीएड का एक टॉपिक जनसंख्या के बारे में चर्चा करूंगा। अभी बीएड का एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसके लिए मेरी छोटी सी पहल जनसंख्या। सबसे पहले यहाँ टॉपिक है जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब क्या होता है? जनसंख्या का मतलब होता है जन मीन्स लोग और संख्या का मतलब गिनती, यानी कि लोगों की जो गिनती होती है, लोगों के बारे में जो संख्या का जो गिनती होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जनसंख्या की अवधारणा का विवेचना कीजिए। इस विषय पर शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण तैयार कीजिए। यानी कि जो जनसंख्या का जो अवधारणा है उस पर शिक्षा शास्त्रियों ने क्या विश्लेषण दिया है वो अपने तरीके से देना है। तो यहाँ क्लियर हुआ कि जनसंख्या आखिर होता क्या है। तो लोगों का जो सही गिनती करना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या कहलाता है। ऐसा सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में वो हर एक चीज़ जो हमारे उपयोग में आता है उसे हम संसाधन कहते हैं। और क्लास 10th में पढ़ना है कि सबसे बड़ा संसाधन मनुष्य खुद है, क्योंकि जब तक मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग नहीं करेगा तब तक वो संसाधन होगा ही नहीं। यहाँ पर दिया हुआ है कि बिना मानव के पृथ्वी संसाधन विहीन है, क्योंकि जब तक मनुष्य उस चीज़ का उपयोग नहीं करेगा तब तक कैसे पता चलेगा कि वो संसाधन है या क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कोई सामान पड़ा हुआ है तो बेकार है, और जैसे ही उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में हम लोग करते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? संसाधन हो जाता है। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि सबसे बड़ा संसाधन मनुष्य खुद ही है। अब इसमें जनसंख्या की अवधारणा पर बात करना है तो जनसंख्या संबंधी आंकड़े ही कल्याणकारी सरकार को विभिन्न प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करती है। अब यहाँ जनसंख्या का गणना करना, गिनती करना, जनसंख्या की गिनती क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारी जो सरकार है वो जो योजनाएं चलाना चाहती है अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए, उसका सही जब जनसंख्या की जानकारी होगी तभी तो उसका वो सही अपनी योजनाओं को लाभ पहुंचा सकेगा जनसंख्या के पास, अपने लोगों के पास। तो इसके आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर है कि जनगणना का मतलब होता है लोगों का गिनती करना। जनसंख्या, यहाँ पर देखिए, जनसंख्या जनगणना में थोड़ी सी अंतर है। जनसंख्या का मतलब होता है लोगों की संख्या और जनगणना का मतलब होता है हमारी जनसंख्या कितनी है इसके बारे में जो जानकारी हम लेते हैं गिनती करके, उसी को हम कहते हैं जनगणना। उसी को हम क्या कहते हैं? जनगणना। तो सबसे पहले 1872 ईस्वी में भारत में जनगणना का कार्य किया गया था, लेकिन जो सबसे माने कि पहली जनगणना जो हुई थी भारत में पूर्ण रूप से, वो कब हुई थी? 1881 में हुई थी। और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना होती है। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ही जनगणना होती है। हम लोग अभी 2011 में जनगणना हुई थी, अब 2021 में जनगणना होगी। जनगणना करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी बढ़ी, हमें और सारे कितने रिसोर्सेज का उपलब्ध कराना होगा जिससे कि हमारे जो जनता है वो सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। 2011 के जनगणना के अनुसार जो हमारा भारत की जो कुल जनसंख्या थी लगभग 1,01,21,08,54,977 हो गई थी, जिसमें महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी थी? महिलाओं की कुल जनसंख्या 58.75 करोड़ और पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? 62.32 करोड़ थी। तो भारत की 10वीं वृद्धि यानी कि 10 साल पे, जनगणना कितने साल पे होती है? 10 साल पे होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 10वीं वृद्धि, यानी कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो रही है वो कितना है? 18.18 करोड़ रही, यानी कि 10 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी है? 18 करोड़ बढ़ी है। देश की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, हमारे देश जो भारत है उसमें सबसे ज़्यादा आबादी अगर किसी राज्य में है तो वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, जो जिसकी जनसंख्या जो है वो ब्राज़ील जो देश है उससे भी ज़्यादा है। और यहाँ पर देखिए कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को अगर मिला दिया जाए तो वो अमेरिका से भी ज़्यादा इसकी जनसंख्या है। किसकी? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो अमेरिका की जितनी जनसंख्या उसके बराबर है। देखिए आगे फिर हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर एक टॉपिक है
कि 2011 में भारत की जनघनत्व। अब जनघनत्व का मतलब क्या होता है? जनसंख्या समझ गए, जनगणना समझ गए, अब यहाँ है जनघनत्व। जनघनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं? जनगणना। प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर सीधा और 1 किलोमीटर लंबा और चौड़ा को जो मिलाया जाता है उसी को हम कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जनघनत्व कहते हैं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 382 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहता था, जो कि 2001 में कितना था? मात्र 325। 2001 में कितना था? 325, जबकि 2011 में बढ़कर कितना हो गया? 382, यानी कि जनसंख्या घनत्व भी बढ़ा 1 वर्ग किलोमीटर में। यानी स्वाभाविक है, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। जब घनत्व बढ़ेगा तो जो हमारे संसाधन हैं वो कम हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि पहले, अब होता है कि खेती का ज़मीन पर भी लोग अपना घर बना रहा है, सड़क बन रहे हैं, तो खेती का संसाधन जो है, ज़मीन जो, भी तो कम हो रहा है। यहाँ पर आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या जो है 2001 से 2011 की अवधि में लगभग 17.7% रही। यानी कि 2011 से लेकर 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो हमारी जनसंख्या का जो वृद्धि प्रतिशत रही है वो कितना रही है? 17.7। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो हमारी जनसंख्या का वृद्धि रही है वो कितना प्रतिशत रही है? तो 17.7% रही है। यहाँ एक और चीज़ है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति कितनी जनसंख्या घनत्व थी? तो कितना थी? 325। 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382। ये इसलिए है क्योंकि अब बीएड में भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, इसलिए इस पर भी ध्यान देना होगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप पीछे चलते हैं तो देखेंगे कि भारत में 2001 और 2011 के बीच में कितनी करोड़ जनसंख्या बढ़ी? तो 18.18 करोड़ की जनसंख्या बढ़ी। अब फिर मैं आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जनगणना से, जनगणना जो हुआ, जनगणना के धर्म संबंधित आंकड़े, जनगणना के धर्म संबंधी आंकड़े, धर्म संबंधित आंकड़े का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, उसके कितनी कितनी जनसंख्याएं हमारे देश में हैं। तो धर्म आधारित आंकड़ों जो है, धर्म संबंधित जो आंकड़े हैं उसके अनुसार देखिए यहाँ पर जो है धर्म संबंधित आंकड़े जो है वहाँ पर क्या बता रहा है कि 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 96.63 करोड़। मुसलमानों की संख्या कितनी थी? 17.22 करोड़। और सिख की जनसंख्या कितनी थी? 2.08 करोड़। बौद्ध की कितनी थी? 84 लाख। जैन की कितनी थी? 45 लाख। और इस तरह से देखा गया है कि जनगणना जो हुई वो धर्म के आंकड़े ही बताते हैं कि हमारे देश में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है, मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी कितनी जनसंख्या वो भी बताती है। आगे है कि संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति शब्द के अंतर्गत 542 जातियों को रखा गया। यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति के शब्द के अंतर्गत कितने जातियों को रखा गया है? तो 352 जातियों को रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित की जनसंख्या कितनी थी? तो इतना रही, जो देश की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी है? 16.6% है। आगे है कि यहाँ एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है कि 2001 से 2011 के दौरान अनुसूचित जाति का वृद्धि दर कितनी रही है? तो 20.08% रही। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो 20.8% रही है। आगे है कि संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति के तहत 212 जनजातियों को रखा गया है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जाति क्या होता है और जनजाति क्या होता है। जाति तो हम लोग समझ ही रहे हैं, जनजाति आदिवासियों को कहा जाता है, जो पहाड़ों में या दुर्गम स्थलों पर जो रहते हैं उसे आदिवासी को ही जनजाति कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 2011 के जनगणना के अनुसार
2011 के जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या कितनी थी? लगभग 37.7 करोड़ कहाँ निवास करती थी? शहरों में रहती थी, जबकि 83.3 करोड़ जनसंख्या कहाँ रहती थी? गांव में रहती थी। यानी कि शहर और गांव की यहाँ पर तुलना किया गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार कितने जनसंख्या शहर में रहती थी और कितने जनसंख्या गांव में रहती थी। तो 2001 से लेकर 11 के बीच में यह देखा गया कि गांव से शहर की ओर जाने वाली जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 4% की वृद्धि हुई। आगे है कि 2001 से 2011 के दौरान शहरी जनसंख्या कितनी रही? तो 9.10 करोड़ यानी कि 10 करोड़ हुई। इसी दौरान ग्रामीण जनसंख्या 9.8 करोड़ वृद्धि हुई। आगे है 2001 से 11 के दौरान प्रतिशत की दृष्टि से जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 31.8% रही। वही ग्रामीण जनसंख्या यानी कि यहाँ पर बता रहा है कि शहर और ग्रामीण वृद्धि दर कितनी रही। तो शहर में लोगों को जाने, शहर की ओर बढ़ने वाले, शहर की ओर रुख करने वाले लोगों की वृद्धि दर कितनी थी? 31.80, जबकि गांव में ही रहने वालों की जनसंख्या कितनी थी? 12.30। अब है कि भारत में नगरीय जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसको जानना भी ज़रूरी है कि भारत में जो नगर है जनसंख्या के आधार पर कि 1 करोड़ से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले कितने हैं नगर? तो मात्र 3 ही हैं। और 40 लाख से अधिक जो जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? 9। यहाँ ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि भारत में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? तो 3। 40 लाख से अधिक वाले कितने हैं? तो 9। 10 लाख से 40 लाख के बीच नगरीय जनसंख्या कितने हैं? तो 44। उत्तर प्रदेश में 1 लाख या इससे अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 64। केवल उत्तर प्रदेश में 64 ऐसे नगर हैं जिसकी जनसंख्या 1 लाख या 1 लाख से अधिक है। देश में 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 468। यानी कि पूरे भारत में 1 लाख या 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? कुल 468। ये ऑब्जेक्टिव है और इस बार बीएड में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस पर फोकस किया जा रहा है। आगे है कि उपरोक्त विषयों पर शिक्षा शास्त्रियों का विश्लेषण क्या है? कि शिक्षा शास्त्रियों ने विश्लेषण में सबसे पहले विषय वस्तु का वर्गीकरण किया। इस वर्गीकरण के प्रक्रिया में निम्न प्रकार को समझा जा सकता है कि जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का महत्व, यानी कि जनसंख्या संबंधी का जो आंकड़ा है उसका क्या महत्व है। उसका महत्व यही है कि सरकार इस तरह से जानने की कोशिश करती है कि जनगणना के अनुसार कितने हमारे जनसंख्या में वृद्धि हुई, कितने मौत हुई, कितने नए जन्म लिए, कितने हमारे पढ़े लिखे हैं, कितने अभी भी अनपढ़ है, किसको क्या चीज़ की आवश्यकता है, उसकी जानकारी हमें मिलती है। जनगणना का औचित्य मालूम चलता है कि हमारे देश में अब कितनी संसाधन और बढ़ाने की आवश्यकता होती है, जनघनत्व की स्थिति। और हमको ये भी पता चलता है कि जनसंख्या जब वृद्धि हुआ तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोगों की वृद्धि हुई, 1 दशक में यानी कि 10 साल में कितने जनसंख्या का वृद्धि हुई। जनगणना का धार्मिक संरचना यानी कि जो हमारे देश में जितने सारे धर्म हैं उसके अनुसार कितने धर्म में, किस धर्म में कितने लोगों की वृद्धि हुई, किस में कमी हुई। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का तुलना भी किया जा सकता है, इसलिए वर्गीकरण करना जरूरी होता है। आगे है कि अपेक्षित व्यवहारात परिवर्तनों में संदर्भ विभिन्न उद्देश्य और निर्माण, वो क्या है वो देखिए। भारतीय जनसंख्या के विविध पहलुओं को समझ उत्पन्न होती है। जब इसका अलग अलग जो निर्माण किया जाता है तो जनगणना का औचित्य समझने की कोशिश होगी कि इसका जो पूरा एक सारांश में मैं बताना चाहूँगा ये कि जनसंख्या का गणना इसलिए किया जाता है कि सरकार उस चीज़ को, जो संसाधन या जो योजनाएं अपने नागरिकों तक पहुंचाना चाहती है उसको समुचित रूप से पहुंचा सके। हमारी जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई, 10 साल के बीच में कितने वृद्धि हुई या कम हुई, नगर में कितने वृद्धि हुई, शहर में कितने वृद्धि हुई, कितने नए नगर का निर्माण हुआ या कितना अभी तक नहीं हो पाया, कितने हमारे हिंदू धर्म में लोग बढ़े हैं या घटे हैं, मुस्लिम में बढ़े हैं या घटे हैं, कितने हमारे पढ़े लिखे हैं, कितना अभी पढ़े लिखे नहीं है। जब भी जनसंख्या का जनगणना होता है तो प्रत्येक चीज़ का जनगणना होता है, पढ़ाई लिखाई से लेकर कृषि क्षेत्र, सड़क, आदमी, सबका जनगणना किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सरकार का कि अपने नागरिकों को समुचित स्थिति का प्रदान किया